मैं डॉक्टर जंवर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अध्ययन करेंगे बीए तृतीय वर्ष का जो लॉजिक यानी तर्कशास्त्र का पेपर है, उसके अंतर्गत जो तर्क दोष है, प्रासंगिक एवं संदिग्धार्थक दोष या फिर अनौपचारिक या अनाकारिक या भाषा संबंधी जो तर्क दोष है, fallacies of relevance and ambiguity, प्रासंगिक एवं संदिग्धार्थक दोष के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। संदिग्धार्थक दोष मतलब संदेह से युक्त दोष। बात करते हैं इन तर्क दोषों की, तो जो प्रासंगिक दोष है उनकी संख्या तो 13 है और जबकि संदिग्धार्थक दोष है उनकी संख्या 5 है। 13 और 5 कुल 18 दोष हैं जो तर्क दोष है। प्रासंगिक एवं संदिग्धार्थ, प्रासंगिक दोष की संख्या 13 है और संदिग्धार्थक दोष की संख्या 5। जो प्रासंगिक दोष की बात करते हैं, सबसे पहला दोष है मुष्टि मूलक अथवा शक्ति प्रयोग का दोष। मुष्टि मूलक अथवा शक्ति प्रयोग का दोष, यह तर्क दोष तब होता है जब अपनी बात को सिद्ध करने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। जब किसी बात का वो सिद्ध करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो इस मुष्टि मूलक अथवा शक्ति प्रयोग का दोष होता है। मुहावरे की जब भाषा में यह जिसकी लाठी उसकी भैंस कहलाता है। जैसे यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो, ये शक्ति प्रयोग वाला दोष हो गया। दूसरा जो दोष है वो है व्यक्तिपरक दोष। व्यक्तिपरक दोष दो प्रकार का होता है, एक होता है लांछनात्मक दोष और दूसरा होता है परिस्थितिगत दोष। लांछनात्मक दोष वो होता है जैसे किसी के चरित्र पर लांछन लगाकर गलत बात को भी सही करने का प्रयास किया जाता है, वो लांछनात्मक दोष हो जाता है। जैसे बेकन कुलपति था और अच्छा तर्कशास्त्री भी था। तो जैसे बेकन का तर्कशास्त्र पढ़ने योग्य नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें कुलपति पद से हटा दिया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें कुलपति पद से हटा दिया था, लेकिन फिर भी बेकन का तर्कशास्त्र पढ़ने योग्य है। जबकि लांछनात्मक दोष पे उस पर लांछन लगाकर हम कह सकते हैं, कहा जाता है कि उसका तर्कशास्त्र पढ़ने योग्य नहीं है। दूसरा जो व्यक्तिपरक दोष है परिस्थितिगत दोष। इसमें इस प्रकार की परिस्थितिगत दोष है, उसमें इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है कि गलत तथ्य है वो भी हमें सही प्रतीत दिखलाई देते, गलत बात भी सही प्रतीत। जैसे तुम्हें इनकी बात माननी चाहिए क्योंकि ये धर्मगुरु, तो धर्मगुरु भाई के ये है तो इनकी बात माननी चाहिए, तो ये कोई सही नहीं है कि धर्मगुरु भी सही हो। तो मतलब इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जो गलत बात, मतलब ये कि भाई माननी चाहिए आपको क्योंकि ये धर्मगुरु। अब जो व्यक्तिपरक दोष दो होने के बाद हम जो प्रासंगिक दोष है तीसरा, वो है दयामूलक युक्ति का दोष। जब अपनी गलत बात को मनवाने के लिए किसी में दया उत्पन्न करी जाती है तो वहां दयामूलक युक्ति का दोष दिखलाई देता है। गलत बात मतलब अपनी बात मनवाने के लिए किसी में दया उत्पन्न की जाती है। इसमें भावनात्मक रूप से किसी को पराजित करने का भी प्रयास किया जाता है। एक औरत है, वो अपने बॉस को कहती है, जिसका नाम है मिस्टर क्रूज, कहती है मिस्टर क्रूज मेरे पति वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट के पात्र है, वेतन के वृद्धि के पात्र है। यदि आप हमारे जो पुत्र है टिम, उसको बिना बेसाखियों के देखना चाहते हो, क्योंकि वो विकलांग है, बिना बेसाखियों के देखना चाहते हो तो उसका ऑपरेशन करना आवश्यक है, इसलिए आप मेरे पति का वेतन बढ़ाइए। तो मतलब उसमें दया उत्पन्न की जाती है। ये है दयामूलक युक्ति का दोष। चौथा दोष है लोकोत्तेजक तर्क दोष। जब धर्म, जाति, संप्रदाय इत्यादि के नाम पर लोगों को उत्तेजित करने का प्रयास किया जाता है तो वह लोकोत्तेजक युक्ति का तर्क दोष कहलाता है। जैसे कोई नेता कहता है कि आपके संप्रदाय के लोगों को समाज और देश में समुचित स्थान प्राप्त नहीं हो रहा है, इस सरकार के शासन में भ्रष्टाचार, अत्याचार इत्यादि की बढ़ोतरी हुई है,
यदि तुम साफ सुथरी सरकार चाहते हो और तुम अपना विकास चाहते हो, मुझे वोट दीजिए। तो ये लोकोत्तेजक तर्क दोष की बात होगी। पांचवा है श्रद्धामूलक युक्ति का दोष। श्रद्धामूलक युक्ति का दोष, जब श्रद्धामूलक युक्ति का दोष जब किसी आदर्श व्यक्ति को आधार बनाकर, हम किसी व्यक्ति को आदर्श व्यक्ति को आधार बनाकर अपनी बात मनवाने का प्रयास किया जाता है, तो वहाँ श्रद्धामूलक युक्ति का दोष दिखलाई देता है। जैसे हम देखते हैं टीवी पे विज्ञापन आता है, तो इसमें कोई वस्तु बेचने के लिए किसी कंपनी वाले, कोई हीरो होता है, एक्टर या फिर कोई खिलाड़ी फेमस, उसको प्रयोग करते हैं। तो ये इस प्रकार का दोष, श्रद्धामूलक युक्ति का दोष, विज्ञापन जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। छठा है अज्ञान मूलक युक्ति का दोष। यह तर्क दोष साधारणतः अलौकिक सत्ता या इंद्रियातीत, मतलब इंद्रियों से परे, जिसको हम इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, उस सत्ताओं पर लागू होता है। जैसे किसी बात को इसलिए मान लो क्योंकि कोई उसे असिद्ध अथवा सिद्ध नहीं कर सका। किसी बात को हम इसलिए भाई मान लो क्योंकि उसे असिद्ध अथवा सिद्ध नहीं कर सकता है। जैसे हम बात करते हैं भूत प्रेत का अस्तित्व है क्योंकि इसे कोई असिद्ध नहीं कर सका, और ईश्वर का अस्तित्व नहीं है क्योंकि उसे कोई सिद्ध नहीं कर सका। तो इस प्रकार के दोष हो जाए, अज्ञात मूलक युक्ति का दोष आ जाता है। उपलक्षण या सोपाधि का दोष। उपलक्षण या सोपाधि का दोष वस्तु विशेष पर अथवा घटना विशेष पर लागू होने वाली परिस्थिति को, किसी एक वस्तु पर लागू होने वाली घटना अथवा घटना विशेष पर लागू होने वाली परिस्थिति को हम सभी पर या सामान्य या यूनिवर्सल पर आरोपण कर देना उपलक्षण का दोष कहलाता है। जैसे जो तुम कल थे वही तुम आज हो, जो तुम कल थे वही तुम आज हो, कल तुम 20 साल 6 दिन के थे अतः आज भी 20 साल 6 दिन के हो। तो इस प्रकार का दोष होता है, सोपाधि या उपलक्षण का दोष कहलाता है। आठवां दोष है परिवर्तित उपलक्षण का दोष। जब अपवाद स्वरूप घटना का सामान्यीकरण करने का, जब कोई अपवाद स्वरूप घटना का सामान्यीकरण करने का प्रयास किया जाए तो वहाँ परिवर्तित उपलक्षण का दोष दिखलाई देता है। अपवाद स्वरूप कई बार ऐसा होता है, कई बार बच्चे को खांसी लग जाती है, सर्दी लग जाती है, तो कई दवाई देने से ठीक नहीं होती है, तो कई बार डॉक्टर उनको कहता है थोड़ी ब्रांडी, यानी उसको बोलते हैं शराब भी कह सकते हैं, और सर्दी लगती है डॉक्टर इसको थोड़ी सी दे देना तो ये ठीक भी हो जा सकता है क्योंकि दवाई से हो नहीं रही है। कई बार ऐसी सलाह दिया करते हैं। तो बच्चे को सर्दी लगने पर जैसे डॉक्टर उसे थोड़ी सी ब्रांडी या शराब देने की सलाह देता है, इससे हम ये निकालना कि सर्दी लगने पर सभी को नशीली पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये परिवर्तित उपलक्षण का दोष है। वैसे शराब किसी को सेवन नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये उदाहरण दे रखा है, किताब में भी कई बार दिया हुआ, तो मैं इसको बता रहा हूँ। अब है जो दोष है, 9वां दोष चक्रक दोष। जब आधार वाक्य निष्कर्ष पर और निष्कर्ष आधार वाक्यों पर आधारित रहे तो वहाँ चक्रक दोष दिखलाई देता है। जैसे तुम्हारा घर, किसी से हम पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो कहता है मंदिर के सामने। हम पूछते हैं मंदिर कहाँ है, तो वो कहते घर के सामने। फिर हम पूछते हैं दोनों कहाँ है, तो आमने सामने। ये चक्रक दोष हो गया। 10वां जो है प्रासंगिक दोष जटिल प्रश्न अथवा छल प्रश्न का दोष। जटिल प्रश्न अथवा छल प्रश्न का दोष जब बहुत सारे प्रश्नों को मिलाकर उसका एक ही उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है अथवा उसका उत्तर हाँ या ना में मांगा जाता है, तो वहाँ छल प्रश्न का दोष दिखलाई देता है। वकालत के क्षेत्र में यह दोष सर्वाधिक दिखलाई देता है। जैसे कोई पूछता है क्या तुमने अपनी पत्नी को पीटना छोड़ दिया है, मतलब वो अगर वो कहता है हाँ तो इसका मतलब पहले पीट रहा है, अगर वो कहता है ना तो इसका मतलब अभी भी पीट रहा है। या जैसे आपने चोरी करनी छोड़ दी अथवा सिगरेट पीनी छोड़ दी। ये इस प्रकार के है जटिल प्रश्न अथवा छल प्रश्न के दोष कहलाते हैं। 11वां प्रश्न है अकारण युक्ति का दोष। जब कोई किसी का संगत कारण न हो फिर भी उसे उसके कारण के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, तो वह अकारण युक्ति का दोष तर्क दोष कहलाता है।
आज भी कई आदिवासी हैं वहाँ, जैसे आज भी ये प्रथा प्रचलित है कि ढोल बजाना ही सूर्य के उदित होने का कारण है। तो ये अकारण युक्ति का दोष, कोई ऐसा कारण नहीं है, ये अंधविश्वास के कारण ही है। भाई बाकी ढोल नहीं बजाए तो भी क्या, सूर्य तो उदित होगा ही। 12वां है असंगत निष्कर्ष का दोष। जहां आधार वाक्य निष्कर्ष से संबंधित न होकर फिर भी उसे जोड़ने का प्रयास किया जाए, वहां असंगत निष्कर्ष का तर्क दोष दिखलाई देता है। आधार वाक्य निष्कर्ष से संबंधित न हो फिर भी उसे जोड़ने का प्रयास किया जाए, वहां असंगत निष्कर्ष का तर्क दोष दिखलाई देता है। जैसे हम बात करते हैं, घर में अगर चोरी हुई और नौकर घर में नहीं था, इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि चोरी करके नौकर ही भागा है। तो इस प्रकार दोष असंगत निष्कर्ष का दोष होता है। 13वां दोष है आत्माश्रय दोष। जिसे हमें सिद्ध करना है उसे पहले से ही सिद्ध मान लेना आत्माश्रय दोष कहलाता है। जिसे हम सिद्ध करना है उसे पहले से ही सिद्ध मान लेना आत्माश्रय दोष कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं, देकार्ते का जो दर्शन है उसने अपने ईश्वर के अस्तित्व हेतु प्रमाणों में एक आत्माश्रय दोष, क्योंकि वो कहता है, देकार्ते कहता है अपने मन में ईश्वर का विचार है या इसका प्रत्यय है, आइडिया है, तो इससे ये अस्तित्व उसको सिद्ध मान लो कि ईश्वर का अस्तित्व है। तो ये इस प्रकार का पहले से ही सिद्ध मान लेना, आपके मन में ईश्वर का विचार होते ही उसको सिद्ध मान लेना, ये आत्माश्रय दोष है। अब हम बात करते हैं संदिग्धार्थक प्रासंगिक दोष जो 13 है, उसके बाद हम बात करते हैं संदिग्धार्थक दोष है जो 5, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। संदेह से, संदिग्धार्थक मतलब संदेह से युक्त दोष। जहाँ तथ्य का अर्थ ही संदेह से युक्त हो वहाँ संदिग्धार्थक, जहाँ तथ्य का जो अर्थ ही संदेह से युक्त है वहाँ संदिग्धार्थक दोष कहलाता है। पहला दोष है अनेकार्थक युक्ति का दोष, या इसको बोलते हैं द्विअर्थक दोष। जहाँ एक ही पद के विभिन्न अर्थ लगाए जाते हैं वो अनेकार्थक अथवा द्विअर्थक युक्ति का, एक ही पद के विभिन्न अर्थ लगाए जाए वो अनेकार्थक अथवा द्विअर्थक दोष कहलाता है। जैसे द्विज उड़े जा रहे हैं, यहाँ सैंधव लाव, द्विज उड़े जा रहे हैं अथवा सैंधव लाव। द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है और पक्षी भी। अब कहता है कोई द्विज उड़े जा रहे हैं, इसका मतलब ब्राह्मण नहीं उड़े जा रहे या पक्षी उड़े जा रहे हैं, ठीक है। दूसरे सैंधव लाव, अब इसके दो अर्थ है। सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है और नमक भी होता है। अब जैसे कोई युद्ध की तैयारी कर रहा है वो कहेगा कि सैंधव लाओ तो हमें घोड़ा ले गए, ऐसा नहीं कि सैंधव लाओ कहने का कारण वो नमक ले जाके दे दे। और कोई खाना खा रहा है, हम वो कह रहा है सैंधव लाओ तो हमको नमक ले जाके देना है, उसकी जगह घोड़ा ले जाकर नहीं देना। तो इसी अनेकार्थक युक्ति का द्विअर्थक दोष हो जाएगा। दूसरा है जो व्याकरणात्मक अथवा भ्रामक युक्ति का दोष। जैसे जहाँ किसी कथन में हम बात करते हैं, जहाँ किसी कथन में व्याकरण संबंधी दोष देखा जाता, व्याकरण से संबंधित दोष देखा जाता, वहाँ व्याकरणात्मक युक्ति का तर्क दोष होता है। जैसे कोई कहता है क्या तुम अलमारी में रुमाल बिछाकर सो सकते हो? अलमारी में रुमाल बिछाकर सो सकते हो। अब अलमारी है उसमें अपन रुमाल बिछाकर कैसे सो सकते? नहीं सो सकते। लेकिन इसको थोड़ा देखें ना, क्या तुम अलमारी, जो कहने वाला कहेगा मैं तो सो सकता हूँ, कैसे? तो उसने क्या किया कि अलमारी पड़ी थी उसमें एक रुमाल लेके बिछा दिया और पास में चारपाई पड़ा था या नीचे जाके सो गया। तो उसने कहा मैं तो सो सकता हूँ। तो उसने प्रश्न पूछा क्या तुम अलमारी में रुमाल बिछा, पर आप तो क्या कहोगे? हम नहीं सोते, अलमारी में कैसे सोएंगे? लेकिन उसने कहा मैं सो सकता हूँ। ये मतलब भ्रामक युक्ति का दोष। उसने रुमाल बिछाया अलमारी में और नीचे साइड में चारपाई उस पर जाके सो गया। तो ये व्याकरणात्मक या भ्रामक युक्ति का दोष। तीसरी बात है स्वराघात दोष। स्वराघात मतलब स्वर बदल कर बोलना। जब बोलते समय अपने स्वर में किसी प्रकार का परिवर्तन कर लिया जाता है तो वहाँ स्वराघात दोष दिखाई देता। जैसे रोको, उसके बाद एक कॉमा लगा दी, फिर मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने मतलब उसको रोक दो मत जाने, उसके बाद रोको के बाद कॉमा लगा दी। दूसरी बात है रोको मत, उसके बाद कॉमा लगा दी, उसको फिर जाने दो, रोको मत जाने दो, इसका मतलब उसको रोको मत उसको जाने दो, ठीक है ना। तो ये मतलब स्वर बदल कर ही उसके स्वराघात दोष आ जाता है। चौथा दोष है संग्रह दोष अथवा सहमति दोष। जब अंश को पूर्ण पर आरोपित करने का प्रयास किया जाता है तो वहां संग्रह दोष दिखलाई देता है।
जैसे हम बात करते हैं अंश की बात, मशीन का जो पुर्जा है हल्का है, कल पुर्जा हल्का है, अतः संपूर्ण मशीन हल्की है। केवल मशीन का पुर्जा हल्का होने से क्या होगा, संपूर्ण मशीन थोड़ी हल्की है। तो ये संग्रह दोष अथवा सहमति दोष हो गया। प्रासंगिक संधिगार्थक दोष का जो 5वां दोष है विग्रह दोष। जब पूर्ण को अंश पर आरोपित करने का प्रयास किया जाता है तो वहाँ विग्रह दोष दिखलाई देता है। जैसे हम बात करते हैं कि हाथ जो हमारा है वो भारी से भारी बोझ को उठा सकता है। हाथ क्या है, भारी से भारी बोझ को उठा सकता है। अंगूठा हाथ का हिस्सा है, तो अंगूठा भारी से भारी बोझ को उठा सकता है। हाथ तो उठा सकता है लेकिन अंगूठा थोड़ी ही उठा सकता है। तो इस प्रकार का ये दोष हो गए। इस पर हम बात करते हैं प्रासंगिक, जो ये तर्क दोष है, प्रासंगिक और संधिगार। प्रासंगिक दोष संख्या 13 है और संधिगार्थक दोष की संख्या 5 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इसका प्रश्न पूछा जाता है। कभी तो दोनों का ही पूछ सकते हैं, प्रासंगिक दोष की संख्या और या तर्क दोष प्रासंगिक संधिगार, लेकिन एक तो फिक्स ही है, प्रासंगिक दोष उनके प्रकार बताइए, संधिगार्थक दोष के प्रकार बताइए। थैंक यू।